तो आज हमें जो टॉपिक शुरू करना है, ये चैप्टर शुरू करना है, वो है आपका चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें करने हैं। ठीक, अगर बात करें डायरेक्टिंग की तो सबसे पहले आपको डायरेक्टिंग की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, या कह लो एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? तो लिम्का। इसको ऐसे याद कर लो। ठीक, डायरेक्टिंग एक लिम्का का प्रोसेस है। लिम्का मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लीड करते हैं, लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, ठीक है, काउंसलिंग, और हमारा गाइडिंग। किसको? एम्प्लॉयज़ को, या पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग एंड गाइडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल की जगह आप एम्प्लॉय वर्ड भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये हमारी डायरेक्टिंग की डेफिनेशन होती है। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन के बाद अगर हम इस चैप्टर में बढ़ें आगे, तो इसमें आपको अगला जो टॉपिक पढ़ना होता है, जो इम्पॉर्टेंट है और पार्ट्स में बटा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। तो डायरेक्टिंग के हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, पहला सुपरविज़न, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, और चौथा कम्युनिकेशन। देखो, सुपरविजन में से क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है क्योंकि इस टॉपिक को छोटा कर दिया गया है। अब खाली आपके सिलेबस में इसमें खाली डेफिनेशन रह गई है। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन से आपको क्वेश्चन 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसको करने का भी तरीका बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा लीडरशिप स्टाइल पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हो सकता है डिफरेंस भी मिल जाए। कम्युनिकेशन में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ऊपर भी हमें क्वेश्चन देखने को, केस स्टडी देखने को मिल सकती है। ठीक, तो कम्युनिकेशन के अंदर 2 टॉपिक हो गए, लीडरशिप के अंदर लीडरशिप स्टाइल्स हो गए, और मोटिवेशन के अंदर तो पूरा मोटिवेशन ही हो गया, मास्लो की थ्योरी हो गई, और मोटिवेशन के मेथड्स हो गए, मतलब इंसेंटिव और नॉन इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव्स हो गए। तो सबसे पहले हम सुपरविजन कवर कर लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा है और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, आने की उम्मीद भी कम है। सुपरविज़न होता क्या है? सुपरविज़न मीन्स, इसका मतलब है ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट while performing work। ठीक, to see that they are working as per प्लान्स। ठीक, सुपरविजन का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करना है हमें किसी सबऑर्डिनेट्स को काम करते हुए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो काम जो है हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। पहली लाइन इसके अंदर ये, अगर पहले पॉइंट की बात करूं। दूसरा पॉइंट अगर इसमें बाई चांस से 3 नंबर में आ जाए तो 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखना बहुत होंगे। इसमें दूसरा लिख सकते हैं हम, इट इन्वॉल्व फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं लिखना, कॉन्टैक्ट लिखना। ठीक, कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में।
ठीक, यहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। सुपीरियर की जो पोजीशन होती है वो वर्कर से जस्ट अबव होती है। सुपरवाइजर, यहाँ पे सुपीरियर कौन होगा? सुपरवाइजर होगा। पोजीशन इज इमीडिएट अबव द वर्कर। सुपरवाइजर की पोजीशन वर्कर के तुरंत ऊपर होती है। ये पूरी पॉइंट्स आपके, तीनों पॉइंट्स आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं एज इट इज। ठीक, तो ये सुपरविजन की आपकी डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब जो हमें अगला टॉपिक कवर करना है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, मैंने वर्ड खा दिए दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से याद कर सकते हो। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, और अच्छा वर्ड लिखना चाहते हो तो सिमुलेटिंग पीपल, ठीक, टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अचीव गोल्स। मतलब मोटिवेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? इंस्पायर करने का और सिमुलेट करने का। किसको? लोगों को, या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, सिमुलेट करने का प्रोसेस है, जिससे वो अपनी बेस्ट एबिलिटी पे काम कर सकें गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, अगला ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट इसमें, इट डिपेंड अपॉन नीड्स। मोटिवेशन नीड्स के ऊपर, ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी? पीपल की या वर्कर्स की। तो ये मोटिवेशन हो गया। अब मोटिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मोटिवेशन में अगला फीचर्स आ जाते हैं हमारे। ठीक, फीचर्स क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना मतलब मोटिवेशन आपका इंटरनल फीलिंग से अराइज होता है। इट अराइज फ्रॉम नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। अगर हम बात करें, इट अराइज फ्रॉम नीड एंड वांट्स ऑफ पीपल। मोटिवेशन ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पर्सनल और इंटरनल फीलिंग। ये एक पर्सनल और इंटरनल फीलिंग है। दूसरा अगर हम लें, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इस पॉइंट में क्या है? मतलब इट डायरेक्ट पीपल्स टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दे कैन अचीव देयर गोल्स। मतलब ये डायरेक्ट करता है किन्हें? लोगों को, टू वर्क इन अ मैनर so they can achieve their goals। ठीक, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि मोटिवेशन जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के या लोगों के बिहेवियर को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है या इंस्पायर करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तीसरा, ठीक, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। आपने पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत बार सुना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम आसानी से किया जा सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो नहीं कर सके हम। ठीक, हम सारे काम कर सकते हैं। ये होते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन की फीलिंग कि हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। कुछ होते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, जैसे कि तुमसे घर वाले ही कह देते हैं, तुम्हारे दोस्त ही कहते हैं तुझसे ना हो पाएगा। ठीक, तो वो सिचुएशन हमारी निगेटिव मोटिवेशन में आ जाती है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है वो इंस्पायर करता है लोगों को अच्छा काम करने के लिए।
ठीक। और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है कि लोगों को फोर्स करना, थ्रेटन करना एक तरीके से, कि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। ठीक। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग अ वर्क दैट इज वेल डन। पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, हम लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो वर्क करें बेटर। ठीक। और जो वो काम करेंगे, ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक। ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। निगेटिव मोटिवेशन के अंदर हम क्या करेंगे, थ्रेटन करेंगे, ठीक, धमकी देंगे या फिर पनिशमेंट देंगे। ये हमारा निगेटिव मोटिवेशन में आ जाता है। आखिरी अगर हम देखें तो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नीड्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नीड्स चेंजेस टाइम टू टाइम। और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो समय के साथ बदलती चली जाती हैं। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक मैनेजर के लिए ये पता करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि उसके एम्प्लॉय को कौन सी चीज़ मोटिवेट करेगी, अब उसकी नीड क्या है। ठीक। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। अब मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को कुछ तरीके के मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मोटिवेटर्स के नाम से तो ये आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा ये आपको इंसेंटिव्स के नाम से मिलेगा। तो हमारे दो तरीके के इंसेंटिव होते हैं। एक होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, तो हमारे दो तरीके के मोटिवेटर्स होते हैं या कह लो इंसेंटिव्स होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहते हैं और ये हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी कहलाते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी खाली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसका क्वेश्चन भी बताऊँगा एग्जाम में किस तरीके से आता है। ठीक। सबसे पहला इसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम बात करें तो हम प्रॉफिट्स में हिस्सा देंगे। एम्प्लॉय से हमने बात करी कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आप सबको भी हिस्सा दिया जाएगा। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाता है। या इसे हम और अच्छे से पढ़ना चाहें तो इनकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बेटर ढंग से, तो आप इसके लिए बुक को रेफ़र कर सकते हैं। बुक में ये और अच्छे तरीके से गिवन है हमें। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं फटाफट से बुक में कहाँ गिवन है ये। 2 मिनट लगेंगे। ये दे रखे हैं हमारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये आपकी ही बुक है DK गोयल। इसके अंदर हमारे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स लिखे हुए हैं। तो फटाफट इन्हें समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इनका यूज़ करेंगे। इनको देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आता है। सबसे पहला पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस का मतलब क्या हो गया, सैलरी। नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है। ठीक। ये हमारी सैलरी आती है, जैसे कि पे हाइक्स हो गए, अलाउंसेस हो गए। ठीक। रेगुलर इनकम्स इन सैलरी एवरी ईयर ग्रांट्स ऑफ अलाउंस एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर। तो इसके अंदर ये चीज़ आता है। प्रॉफिट शेयरिंग, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज एज कॉमन इंसेंटिव फॉर टू इंकरेजिंग द एम्प्लॉय फॉर वर्क इफिशियंटली। वो अच्छे से काम करें उसके लिए उन्हें एनकरेज करा जाता है। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में जो होता है ओनरशिप राइट नहीं मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक। मैनी कंपनीज जो है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो हमने अकाउंट्स में पढ़ रखा है, वो प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर आता है। बोनस, समय पे एक्स्ट्रा टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ऑफर किया जाता है फॉर
हाई परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छे से काम करते हैं। कमीशन एक जनरली कॉमन इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर वो अपना टारगेट से ज़्यादा काम करते हैं। मोर ऑर्डर्स मीन्स मोर कमीशन, जितना ज़्यादा वो ऑर्डर लेके आएंगे उतना ज़्यादा उन्हें कमीशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस, ठीक, देयर आर सर्टेन वेजेस प्लेट प्लान्स विच ऑफर हाई वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, मतलब कहीं किसी फैक्ट्रीज वगैरह में ये प्रोग्राम चलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, आपको उतना ज़्यादा जो है वेजेस दिए जाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह आ जाती है, ये हमारी इसमें आती है। पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, परक्यूसाइड्स, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, फ्री एजुकेशन मिल जाए आपके बच्चों को, हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाए, आपको कार की फैसिलिटी मिल जाए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी इसके अंदर आती हैं, मतलब पर्क्स जो होते हैं। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब स्टेटस का मतलब तुम्हें कोई रैंक देते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, ये सब हमारा स्टेटस में जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब रिलेशन बिटवीन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं। कैरियर एडवांसमेंट मतलब प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करी जा रही हैं या नहीं करी जा रही हैं। जॉब एनरिचमेंट मतलब असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सेम काम कर करके बोर हो जाते हैं रूटीन जॉब को, तो उन्हें वैरायटी ऑफ जॉब्स ऑफर करे जाएँ ताकि उनके स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएं और उन्हें अपने स्किल्स को शो करने का मौका भी मिले। इसमें यही लाइन लिखी है, पहली लाइन पढ़ लेना। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन मतलब सोशल रिगार्ड में एक तरीके से सोशल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, समाज में उसे एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना कि हाँ उसने अच्छे से काम किया है, ठीक। ये आपका जॉब सिक्योरिटी मतलब लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देना, ये हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक। मैंने यहाँ ये क्यों नहीं लिखे हैं, मैंने यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि जब मैं समझाऊंगा अभी तो उसके साथ साथ लिखता जाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, अभी मैंने खाली रफली ओरल समझा दी है। अब इसके बाद जो मुझे मेन समझाना है उसके बाद हम यहाँ बढ़ेंगे, पहले हम उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आ भी सकती है। तो ये है क्या, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो एक तरीके से फंडामेंटल है मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मतलब ठीक है, कंसिडर टू बी अ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन। मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है इज कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल, ये जरूरी मानी जाती है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मास्लो ने इस थ्योरी को बनाया था। पीपल हैज अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स विच मोटिवेट देम टू वर्क। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मास्लो का कहना था लोगों की बहुत सारी नीड्स होती हैं जो उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स, एक मैनेजर को जो नीड्स हैं अपने एम्प्लॉय की वो समझने की ज़रूरत है, ठीक, ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके उन नीड्स का इस्तेमाल करके। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैनेजर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के इंसेंटिव्स, जैसे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो अभी हम डिस्कस करके आए वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मास्लो की हमारी थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब ये थ्योरी कहती है तो उसमें चलते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम अजम्पशंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि अजम्पशंस नोट्स में भी नहीं लिखे हैं और एक दो बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक। तो अजम्पशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहली अजम्पशन है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन देयर नीड्स। लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी, नीड्स फॉलो द हायरार्की। नीड्स जो है एक हायरार्की मतलब एक स्ट्रक्चर है जो मास्लो ने बना के दे रखा है, उसे फॉलो करेंगे। मतलब जैसे गेम्स में लेवल होते हैं, एक लेवल को पार करने के बाद दूसरे पे पहुँचोगे, दूसरे को पार करने के बाद तीसरे पे पहुँचोगे, इसलिए ऐसे ही मास्लो ने भी एक पिरामिड बना के दिया है हमें नीड्स का। उसमें हमारी 5 तरीके की नीड्स आती हैं, ठीक है।
एक नीड हम पूरी करेंगे दूसरी पे पहुंचेंगे, दूसरी पूरी करेंगे तीसरी पे, तीसरी पूरी करेंगे चौथी पे, चौथी पूरी करेंगे पाँचवीं पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हमें ये नीड्स फुलफिल करनी होती है। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक, दूसरा अगला क्या है, असेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट पीपल। एक बार अगर तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो गई तो फिर वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी। आखिरी एजम्पशन, चार, मतलब चार ही पढ़ लो, वैसे तो 5 या 6 एजम्पशन हैं, चार तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, तो इसलिए चार ही लिखा रहा हूँ, चार याद कर लेना, ईजी है। ठीक, पर्सन मूव टू नेक्स्ट लेवल। ठीक, नेक्स्ट लेवल नीड ओनली व्हेन लोअर लेवल नीड सेटिस्फाइड। मतलब एक इंसान अगले लेवल पे तभी जाएगा जब उसकी लोअर लेवल की नीड पूरी हो जाएगी। तो अब है क्या सर ये स्ट्रक्चर, क्या सीन है इन नीड्स का, कैसा सीन है? तो देखो, मास्लो ने अपना जो पिरामिड बनाया, मैंने तुम्हें बताया इस तरीके का पिरामिड है। इसमें यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नीड आ जाएगी। एग्जाम में यही डायग्राम बना के आना है। अब यहाँ पे नीड्स कौन कौन सी लिखनी है तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। तो इस नीड में सबसे पहली यहाँ वाली नीड अगर हम बात करें, हम यहाँ से देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे करके हम रैंकिंग देते हैं। तो आपको ऐसे ही रैंकिंग देनी है। तो सबसे पहली बेसिक नीड जो होती है हमारी, किसी भी इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। तो यही मास्लो का कहना था कि हर इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। या फिर, और रोटी कपड़ा मकान कैसे आएगा? पैसे से आएगा? आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए मास्लो ने कहा हमारी सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आप लिख देना एग्जाम में अगर लिखने को आए। इट इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके अंदर ये आ जाता है। ठीक, दीज कैन बी फुलफिल्ड बाय बेसिक सैलरी। ये आपकी बेसिक सैलरी से पूरी करी जा सकती है। एग्जाम्पल में फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, आप ये चीज़ें लिख सकते हो। ये हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरी, एक बार आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, मतलब अब तुम्हारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, पैसा भी है, अब तुम्हें क्या डर है? कहीं ये हमसे छिन ना जाए, जो सैलरी हम कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी चली ना जाए। तो अगली हमारी आ जाती है इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ठीक, आप सेफ्टी नीड के तौर पे भी लिख सकते हो। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम? ठीक, इट कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिंग द फ्यूचर। तो इसके अंदर लिखो इट कंसर्न अबाउट सिक्योरिंग द फ्यूचर। इसमें हम अपने भविष्य को सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं। दीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय, दीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय, ये कैसे सेटिस्फाइड की जा सकती है? हमारी जॉब सिक्योरिटी, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, उसके अलावा पेंशन, ग्रेजुटी, ठीक है, अर्न लीव, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी में आ जाते हैं। आपका भविष्य इससे सिक्योर होता है। चलो तीसरी के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 5 होती हैं,
तीसरी, अब देखो क्या क्या हो गया, रोटी कपड़ा मकान भी मिल गया, सुरक्षित भी है, भविष्य भी सिक्योर है हमारा। अगली होती है हमारी सोशल नीड या बिलोंगिंग नीड। अब ये कैसे पूरी होती है, ये होती क्या है, इसका मतलब होता है नीड फॉर लव एंड अफेक्शन। ठीक, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं ये हमारी सोशल नीड्स के अंदर आ जाती हैं। अब ये नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लैंग्वेज बना लेना अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे। ठीक, ये नीड्स सेटिस्फाई होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क से, गेट टुगेदर से, ठीक है। ठीक, इनफॉर्मल गेट टुगेदर खास तौर से, मतलब पार्टीज़ वगैरह जो ऑफिस में होती हैं उनसे हमारी ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। पांचवी हमारी नीड होती है, चौथी नीड हमारी होती है एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स हमारी क्या होती हैं, एस्टीम नीड्स रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करती हैं, ये रिलेट करती हैं रिस्पेक्ट से, रिकॉग्निशन से, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। मतलब अब अगर तुम देखो तुम्हारे पास रोटी कपड़ा मकान भी है, तुम्हारा भविष्य भी सिक्योर है, तुम्हारे दोस्त यार फैमिली भी है, खूब पार्टी शार्टी भी हो रही है, मौज भी आ रही है लाइफ में, अब क्या चाहिए, दोस्तों के बीच में इज्जत चाहिए कि दोस्त इज्जत दें, ठीक है, समाज इज्जत दे, घर से बाहर निकलें लोग नमस्ते करें, ठीक, तो ये इज्जत चाहिए। ठीक है, ये इज्जत कैसे मिलेगी, ये इज्जत मिलेगी हमें, ठीक, जब पीपल स्टार्ट डिमांड, इसमें पीपल जो है लोग इज्जत डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ये नीड्स जो होती हैं, ये ध्यान रखना, ये सेटिस्फाइड होती हैं हमारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से। मतलब एस्टीम नीड्स को पैसा पूरा नहीं कर सकता, इज्जत खाली पैसे से ही नहीं मिलेगी। ठीक, इज्जत आपको चाहिए, आपके पास कोई स्टेटस होना चाहिए, रैंक होना चाहिए, जैसे स्टेटस हो गया, ठीक, स्पेलिंग गलत लिखी है, स्टेटस हो गया, ठीक, रिकॉग्निशन हो गया, आपको लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक, ये हमारी इस चीज़ से पूरी हो जाती हैं। अगली आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब दिस रिफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। इस नीड का मोटिव होता है कि आपको रियलाइज हो जाए, ठीक, रियलाइजिंग और रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ। आपका जीवन का उद्देश्य हमारा इसमें आ जाता है, इसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाती है, ठीक, सेल्फ फुलफिलमेंट आ जाता है, इसके अलावा इसके अंदर मॉरलिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है हमारी, ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट आ जाता है, मतलब हम सच्चाई को मानना शुरू कर देते हैं, ठीक, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। तो ये हमारी 5 नीड थी। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि डायरेक्टली तुमसे पूछ लेगा कि ये नीड्स को एक्सप्लेन कर दो या मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दो। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, उसमें एक केस स्टडी आएगी और उस केस स्टडी में आपको बताया होगा कि कोई कंपनी का मैनेजर है, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स ऑफ़र करता है। आपको उनमें से इंसेंटिव्स पहचानने होंगे सबसे पहले तो, ठीक, इंसेंटिव्स पता होने चाहिए, डेफिनेशन नहीं आती है लिखने को, मीनिंग पता होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग पता लग जाएगा नॉर्मली देख के, ठीक, तो ऐसे करके इंसेंटिव्स आपको दे रखे होंगे। एक बार मैं फिर से इंसेंटिव्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कौन सा इंसेंटिव हमारी कौन सी नीड को फुलफिल करता है। मेन चीज़ यही पूछी जाएगी, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग से चलते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग को हटा देते हैं, सबसे पहले हम पे एंड अलाउंसेस ले लेते हैं।
ठीक, सैलरी, पे एंड अलाउंस का मतलब होता है सैलरी। सैलरी हमारी कौन सी नीड को फुलफिल करेगी? तो सैलरी तो भाई पहले ही में आ गई, अभी हम सड़ के आए। हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है इससे पूरी होगी भाई। पे एंड अलाउंस सैलरी, सैलरी से क्या आएगा? रोटी कपड़ा मकान, तो इससे हमारी ये पूरी होगी। दूसरा बोनस, बोनस क्या है? मतलब तुमने बहुत बेहतरीन काम किया एम्प्लॉयज़ ने और उनके काम को देखते हुए उन्हें बोनस दिया गया, तो बोनस से आपकी दो नीड्स पूरी होती हैं। पहली होती हैं एस्टीम नीड्स और दूसरी होती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स। अब इसके पीछे रीज़न भी बताना होता है एग्ज़ाम में, अगर वो पूछ ले बाई चांस से तो पूछ ले, तो मैं पूरी तैयारी कराता हूँ। बोनस से हमारी सेफ्टी नीड कैसे पूरी होगी? आपको अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, पैसा तो आ ही रहा है भैया, पैसा आ रहा है तो सेफ्टी नीड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके पास, ठीक। उसके अलावा एस्टीम नीड कैसे मिलेगी? क्योंकि बोनस आपको तभी मिलेगा ना जब आपने अच्छा काम किया होगा, अच्छा काम करोगे तो रिकॉग्निशन मिलेगा, तो रिकॉग्निशन की वजह से एस्टीम नीड्स होंगी हमारी। तो मतलब अगर बोनस है, बोनस फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे केस स्टडी में है, तो बोनस कौन सी नीड में आएगा? एस्टीम में आएगा, सेफ्टी में आएगा। इन दोनों को लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस। अब इससे कौन सी नीड्स पूरी होगी हमारी? प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस से अगर हम बात करें, हमारी इससे भी दो नीड्स पूरी होंगी। कौन कौन सी दो पूरी होंगी? तो इससे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होगी पूरी। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है भैया। प्रोडक्टिव लिंक वेजेस, सैलरी, वेजेस का मतलब एक तरीके से सैलरी ले लो, ठीक। वो माना हमने, वेजेस अनस्किल्ड को मिलती हैं, सैलरी जो है स्किल्ड वर्कर्स को मिलती हैं, लेकिन तब भी अगर हम बात करें पैसा तो मिल रहा है, साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, तो वो हमारी इसमें आ जाएगा। और दूसरी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है नहीं हो रही है। दूसरी सेफ्टी, सेफ्टी क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने की वजह से हमें सेफ्टी यहाँ पे मिल जाती है। चलो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहीं पे इन्हें कंटिन्यू कर लेते हैं हम आगे करके। ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला होता है प्रॉफिट शेयरिंग, आ गया, ठीक, जो वहाँ काटा था। तो प्रॉफिट शेयरिंग, इससे भी कोई नीड पूरी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है? मालिक कह रहा है भैया तू अच्छे से काम कर, अगर तू अच्छे से काम करेगा तो हम अपने प्रॉफिट में तुझे हिस्सा देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग से हमारी कौन सी नीड पूरी होगी? एस्टीम नीड पूरी होगी। क्यों पूरी होगी एस्टीम नीड? एस्टीम नीड पूरी होगी क्योंकि हमें रिकॉग्निशन मिलेगा 10 लोगों के बीच में। एस्टीम नीड कहती है कि रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा मिल रहा है, आप एम्प्लॉयज़ में, को वर्कर्स में, तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक, ये हमारा इसमें आ जाता है। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब पेंशन, ग्रेजुटी। जब रिटायर होता है कोई इंसान, उसे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि पेंशन मिलती है, ग्रेजुटी मिलती है, अर्न लीव मिलती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। इनकम टैक्स में आता है, सैलरी के चैप्टर में, भूल गया मैंने, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक। तो इसमें ये सब चीज़ें बेसिकली आती हैं। अर्न लीव हो गया, इसके अलावा एक दो और आती हैं, लीव एनकैशमेंट होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, ये हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आते हैं। तो इससे क्या होगा? बुढ़ापा सिक्योर हो गया, रिटायर हो गया 60 की उम्र में, सिक्योर है, सेफ है बुढ़ापा, तो किस में चला जाएगा? सेफ्टी नीड में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट हमारा सेफ्टी नीड में चला जाएगा क्योंकि हम इससे अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। आप इसमें लिख भी सकते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। आ गई सिक्योरिंग द फ्यूचर, ठीक, यही चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। और अगर फिजियोलॉजिकल में लिखोगे तो सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ये रीज़न लिखा जा सकता है, ठीक। अगला रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद स्टॉक ऑप्शन। ये क्या है स्टॉक ऑप्शन? अकाउंट्स में हमने ESOP पढ़ा था,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर कंपनी ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर मार्केट वैल्यू से कम पे। इसमें फेस्टिंग वेस्टिंग के पीरियड्स होते हैं, वो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्टॉक ऑप्शन ये होता है। अब स्टॉक ऑप्शन आपकी कौन सी नीड्स को फुलफिल करेगा, तो स्टॉक ऑप्शन भी 2 नीडें फुलफिल करेगा। आपको कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा मिल रहा है, कंपनी में शेयर मिल रहा है ना, मतलब कंपनी के मालिक बन रहे हो, तो क्या होगा, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब एस्टीम नीड आपकी फुलफिल हो रही है। दूसरा अगर मैं बात करूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्यों देखने को मिलेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को शो कर रहा है, ठीक, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय को शो कर रहा है। अब आपकी ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ एक दूसरे से मिल गई है, ठीक, तो ये स्टॉक ऑप्शन में आ जाएगा हमारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और देख ले, 2 और बचते हैं हमारे, वो भी कवर कर लेते हैं। 7वां होता है कमीशन। कमीशन से कौन सी नीड फुलफिल होगी, अगर मैं कमीशन की बात